तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से करण ने उस राक्षस से अपने मित्र और उन लोगों की जान बचाई थी। उसने बलराम के द्वारा दिए गए उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया था जिसके द्वारा कवच उत्पन्न हो गया था और सभी की जान बच गई थी। और एक डाकू गुस्से में करण की तरफ तलवार निकाल लेता है। साथ ही साथ हमें अब ये देखना है कि क्या वाकई में उस राक्षस की मृत्यु हो गई थी या वो अभी भी जिंदा था। तो आइए जानते हैं इस कहानी के एपिसोड 11 में। भाईजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में इन्हीं सब का हाथ हो, इसने मैं फंसाने के लिए चाल चली हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं, उसकी भी जान खतरे में थी। डाकू का सरदार अत्यंत प्रसन्न होता है क्योंकि करण की वजह से सबकी जान बच गई थी। हम लोग आपको जाल में क्यों फंसाएंगे? आपको हम पर यकीन करना होगा। तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं इससे माफी नहीं मांग सकता सरदार। तुम मेरे आदेश को मना नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा सरदार हूँ। माना, लेकिन सरदार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे माफी मांगनी पड़े। हम डाकू हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमें माफी मांगनी होगी, समझे? नहीं नहीं, रहने दीजिए सरदार, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए माफी तो जरूरी है। ठीक है सरदार। अरे, ये कैसे हो सकता है? इसका तो अभी अंत हो चुका था। ये राक्षस काफी ताकतवर जान पड़ता है जयदेव। हमें इसकी कमजोरी का पता लगाकर इसका वध करना होगा। सभी लोग डर के मारे यहाँ वहां भागने लगते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि करण को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी अफरा तफरी में डाकू के सरदार का एक आदमी वहीं पत्थर से दबकर मर जाता है। भाईजान, ये क्या हो रहा है? हम लोग जिंदा बचेंगे भी कि नहीं? जब सभी लोग अपनी नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि डाकू का सरदार उस राक्षस के बाईं ओर खड़ा है। अरे वो देखो, डाकू का सरदार तो उस राक्षस के पास जा रहा है। हाँ, वो कितना बहादुर है ना। लेकिन इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब हम क्या करें करण? वो राक्षस तो हमें ही देख रहा है। उस समय उस राक्षस का ध्यान करण और उसके मित्रों की ओर था, इसलिए डाकू के सरदार को उस राक्षस पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। वो शीघ्र ही अपने हाथ में पकड़े हुए तलवार को उस राक्षस की ओर फेंकता है। बेरहम प्राणी, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस डाकू के सरदार का निशाना काफी पक्का था। उसकी तलवार सीधे जाकर उस राक्षस के ग्रीवा में लग जाती है और वो दर्द से छटपटाने और चिल्लाने लगता है। इसके बाद तूफान भी बंद हो जाता है और वो राक्षस एक मिट्टी की मूर्ति के समान गलकर वहीं खत्म हो जाता है। करण, ये फिर से तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा ना? लगता तो नहीं है लव। बहुत भयानक था ये राक्षस। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम सब डरो मत, हम हैं ना साथ। हिम्मत रखो। वैसे भी अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है कुश। मुझे माफ करना दोस्तों, मेरी वजह से आप सभी को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अरे ऐसा मत कहिए राजकुमारी जी, हम तो बड़े धन्य हैं कि हमें आपकी मदद करने का मौका मिल रहा है। राजकुमारी जी, देखिए आप ऐसे मायूस मत होइए। हम सब अपनी मर्जी से ही तो आपका साथ दे रहे हैं। हाँ राजकुमारी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है अगर आप हमारी वजह से सही हो जाती हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करण, अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मित्र, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लो। मैं पश्चिम में बसे अमरपुर गांव से बाहर एक पुराने घर में रहता हूँ। अवश्य मित्र, तुमने इतनी बड़ी बात कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि आपने ऐसा सोच लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप यहाँ से आराम से जाइए। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, सबकी सहायता करते हैं। डाकू का सरदार ये देखकर चौंक जाता है। अरे, आपका पशु बोल भी सकता है? ये कैसा कुदरत का करिश्मा है। वाह, अति उत्तम। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। कभी फुर्सत होगी तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, परंतु अभी हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा।
क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अवश्य मित्र, अब आप लोग भी जल्दी यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हम भी चलते हैं अब। मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी मित्र जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह कार्य अवश्य सफल हो। और इसके बाद डाकू का सरदार उन्हें अलविदा कहकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद करण और उसके मित्र भी अपने तांगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो मित्रों, अब हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। चलो। और इसके बाद करण अपना तांगा चलाना शुरू कर देता है और सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको पक्का मालूम है ना राजकुमारी कि वधिराज हमें उस जगह पर ही मिलेगा? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें वहाँ मिले ही ना और हमारा जाना भी व्यर्थ हो जाए। और थोड़ी देर बाद हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और बाबा ने भी मुझे यही कहा था कि मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा था कि वधिराज किसी ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर अत्यधिक हिम है और मेरे विचार से हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, जैसा आप कहें राजकुमारी चंदा। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से टॉबी की नजर करण के म्यान में रखते हुए उसके तलवार के ऊपर जाती है। करण, करण, तुम्हारी तलवार अभी मैंने देखा, वह चमक रही थी। क्या? हाँ। अरे, ये कोई भूतिया तलवार तो नहीं है? और करण, ये वही तलवार है ना जो तुमने उस शिकारी आदमी से ली थी जिसने राजकुमारी चंदा को पहले पकड़ने की कोशिश की थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तलवार उसी जादूगर की है। ये तलवार काफी काम की है। हो सकता है कि इसी तलवार के सहारे हम उस जादूगर का वध कर सके। सुनहरी चिड़िया अपनी बात खत्म ही करती है कि अचानक से करण तांगे को रोक देता है। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि करण और उसके मित्र कैसे इस भयानक रास्ते को पार करेंगे।